राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन संविदा कर्मी, ठीक है, ये लंबे समय से 6,200 रुपए मात्र संविदा पे गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब कोरोना का जो काल था उस वक्त लोग अपनों को भूल गए थे, बिल्कुल, खून के रिश्ते खत्म हो गए थे, बिल्कुल, लाशों की ढेरों का अंबार लग गया था। उस बुरे काल में भी इन नर्सिंग कर्मियों ने अपनी जान को हथेली पे लेकर के इंसानियत के नाते अपनी ड्यूटी का पूरा फर्ज कर निभाई और पालन किया। ठीक है, दुख किस चीज क्या है, पीड़ा इस चीज की है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं और इस लाइव के माध्यम से मंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या एक नर्सिंग कर्मी की सैलरी 6,200 होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारे पास हमने कहा कि भाई आप हमारी सैलरी बढ़ाओ या तो हमारी मांगे हैं या तो मैं परमानेंट करूं या वैकेंसी निकालो। ठीक है, ताज्जुब वाली बात यह है, सरकार का 3 साल का कार्यकाल खत्म होने को जा रहा है लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक भी वैकेंसी नहीं। ठीक है, मान सिंह जी, ये बात आपने सही कही, 3 साल का कार्यकाल होने वाला है। कविता, एक बात बताओ, कितनी बार वादे किए गए हैं तुमसे? हजारों बार किए गए। जब कोरोना काल था हमें रोज वादे किए जाते थे कि आपको परमानेंट किया जाएगा, बट ऐसा कोई कुछ नहीं किया जा रहा। उस टाइम हमें कोरोना योद्धा देखकर कभी हमारे ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन जब बजट की बात आती है उसमें नर्सेस का एक नाम भी नहीं लिया गया। इससे ज्यादा वो दुख की बात क्या हो सकती है? अच्छा, क्या क्या समस्याएं आ रही है आप लोगों को बताएंगे? ये आ रही है, फरवरी 2016 में हमारा एग्जाम हुआ था, हमने सीबीटी पेपर पास करके हाई मेरिट पे हमारा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद दिसंबर 2019 में हमें ज्वाइनिंग दी गई और उसके बाद लगभग 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया। हमें कोरोना काल में 6,900 में काम करवाया जा रहा है। हमारा इतना मुझे बताओ, ये कितना शोषण किस हद तक हो जाता है? 6,900 रुपए में किस तरह की मानसिक तनाव? मजदूरी भी मैं एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करती हूँ जहाँ पे हमारी कोरोना में हमने एक नाइट में 15 लाख से भी मैंने इकट्ठी की एक नाइट में। अब सोचो हमारा कितना शोषण, जब एक बेटा एक बाप से नहीं मिल सकता, उस टाइम हमने कोरोना में काम किया था। मतलब परिवार वाले अपनों से टूट चुके थे पूरी तरह, लाशों के ढेर पे ढेर ऐसे चट्टे चिन लिए जाते थे। उस टाइम हम कोरोना में काम कर रहे थे, तब मंत्री जी बड़ी वाह कर रहे थे, कोरोना योद्धा कहकर हमारा बड़ा उत्साह बढ़ाया जा रहा था। लेकिन आज वही मंत्री जी क्यों नहीं मिले? अब एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट किया गया तो अशोक गहलोत खुद आके उनसे नीचे हो के झुक के मिल रहे हैं। अब हमारी बात आई है कि हम एनएचएम कर्मियों को भी सीएम से एक बार मिलवा दिया जाए, हमारी बात रखने का हमें भी हक है, हमें हमारा पक्ष नहीं दिया जाए। तब सीएम को टाइम नहीं है, किसी को टाइम, प्रसादी लाल मीणा जी को भी टाइम नहीं है। 2 बार हमें बुला के हमारी बेइज्जती की गई है, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, एक बार भी हमें टाइम नहीं दिया। मैं 600 किलोमीटर से दूर से चल के आई हूँ, हमारे 2-3 दिन सबके बच्चे हैं, वो सोचो 6,900 में कैसे हमारे पार पड़ सकती है, आप बता सकते हो जी? अच्छा मान सिंह जी, एक बात बताइए, एक तरह की बंधक व्यवस्था नहीं हो गई? जो बाहर चला गया वो अंदर नहीं आ सका? कितने अच्छे से नहीं, आप लोगों को कितने सम्मान से, कितने विश्वास के साथ पुलिस प्रशासन यहाँ पर लेकर आया था, फिर ये क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? देखो, हमें बोल के लाया गया था कि मंत्री जी ने आपको वार्ता के लिए बुलाया और हमने कहा हम पूरे लोग चलेंगे, लेकिन इन लोगों ने हमसे कहा कि आपके हम वार्ता कराते हैं, आप हमारे साथ 15-20 लोग चलो। हमने इनकी हर बात मानी कि चलो आज हमारी मंत्री से वार्ता हो रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम चला कि मंत्री जी यहाँ पर निकल चुके, पता नहीं थे नहीं थे, निकल चुके तो क्या वो 10 मिनट के लिए हमारा इंतजार नहीं कर सकते? और नहीं थे तो हमसे झूठा वादा। मैं तो ये कहती हूँ 10 मिनट अगर मान लीजिए वो इतना ही आपके इंतजार में थे तो फोन करके पूछ लेते जिनसे बुलवाया था। बिल्कुल फोन करके पूछ लेते, तो उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। हमसे मिलने से कतरा क्यों नहीं भाई? हमारी एक ही तो मांग है, आप हमसे मिल करके हमें संतुष्ट कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि साहब मैं मंडा और चला गया लाल सोट, तो हम तो कह रहे हैं भाई हमारी बस है, हमारा साधन, हम करेंगे, हमें वहां जाके मिलवा दीजिए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय दोनों मिलना नहीं चाह रहे, मिलने से कतरा रहे हैं। अरे भाई हम क्या आतंकवादी है, अपराधी है, मैं कौन? हम वही चीज मांग रहे हैं जो हमारा हक और अधिकार। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। अब मुझे ये बताइए, आप लोग कब तक यहाँ पर बैठेंगे? क्या तब तक बैठेंगे जब तक मंत्री जी आपसे नहीं मिल लेते? पुलिस प्रशासन लगातार आप पे दबाव बना रहा है आपको यहाँ से ले जाने का। तब तक नहीं बैठेंगे, ये नहीं कि मंत्री जी हमसे मिल लेते तो हम चले जाएंगे, हम तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक हमें लिखित में नहीं बताया जाता कि आपकी इतनी वैकेंसी किस माध्यम से निकलेगी और आपको किस तरह से परमानेंट की जाएगी। मंत्री से मिलने का सोल्यूशन नहीं है हमारी एक ही मांग है, हमें 10-20-30 के आधार पर और हमारा बोनस देके हमें परमानेंट करो, एक ही सोल्यूशन बस चाहिए। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? मैं गंगानगर से आई हूँ। गंगानगर से आए हैं, बीकानेर से आए हैं, बांसवाड़ा से। एक बहन तो इसी जो 6 महीने का बच्चा है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती मान सिंह जी, हम लगातार पिछले कई महीनों से ये सब चीजें देख रहे हैं, धरने हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, हम लगातार सब कार्यशैलियों से अवगत है हम भी और हम जनता को भी कराते आए हैं,
लेकिन मान सिंह जी एक बात बताइए, कहाँ तक सही है? जब मैं वहाँ आई थी नेहरू पार्क में एकदम शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, लेकिन सिक्योरिटी देखी जाए तो पूरा प्रशासन लाठियों के साथ वहाँ पर मौजूद था। एक बात बताइए, क्या सरकार इतनी तानाशाही हो गई? ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्वक तरह से वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी तैयारी अपनी तरफ से पूरी थी, तो क्या बार बार लाठियों का जोर देके डराएंगे मान सिंह जी? देखो मैडम, आप याद करो वो दौर, अब वो याद करो दौर जब हमारा देश गुलामी का दौर निकाल रहा था। उस समय जब क्रांतिकारी लड़ा करते थे तो क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा गया। पढ़ लेना आप, हिस्ट्री का एविडेंस हमारे पास। तो आज हमें देख के ऐसा लगता है कि इस दौर के अंदर जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारा देश है, इस देश के अंदर हमने इतनी फोर्स तो आतंकवादियों या अपराधियों को पीछे लगाती हुई देखी है, ऐसे शांतिपूर्वक आंदोलनकारियों को पीछे लगाती हुई हमने नहीं देखी। इन्होंने जिस तरीके से आज आपने देखा सैकड़ों की तादाद के अंदर पुलिस थी, लाके थी, पता नहीं क्यों बिल्कुल मैडम, जब हमारा मुद्दा उठाया जाता है तब ये कहते हैं आप किस लिए तो फिर ये लाठियां लेकर तब क्यों नहीं आए जब आप कोरोना में लोगों की मदद कर रहे थे? तब क्यों नहीं आए? फिर अब नहीं आए थे मैडम, हमारा मुद्दा उठता है, आप किस लिए आए हो? एनएचएम में हो, ये हो वो, तब इनको पता नहीं होता हम किस डिपार्टमेंट में। लेकिन जब भी हम इकट्ठे होते हैं, जब भी हम धरना प्रदर्शन करते हैं, बटालियन आगे खड़ी हो जाती है, हमारे सिर पे डंडा की